नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों है ना 9th क्लास का जो हमारा उदय बैच चल रहा है उसमें हम है ना अध्याय दूसरा लेकर आए हैं, जो क्या है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था भाई द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती है। द्रव्य में हमने देखा था कि द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में हमने जाना था। फिर हमने देखा था कि भाई क्वथनांक, गलनांक, ये सब क्या होते हैं, इनके ऊपर क्या प्रभाव हुआ करता था, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने द्रव्य के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। भौतिक गुण का मतलब ऐसे गुण जिन्हें हम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं। सपोज ये पेन है, अब इस पेन को मैं देखता हूं तो इस पेन को देखने के बाद मैं क्या बोल सकता हूं, सर सिंपल सी बात है काला है। और क्या बोल सकते हो, सर ये एक तो इसका आकार और आयतन निश्चित है इसलिए ये ठोस है। बहुत अच्छे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुमने बाहर से ऑब्जर्व किए, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण। तो ऐसे गुण जिन्हें हम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं उन्हें हम बोलते हैं भौतिक गुण। अब बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल समझो बेटा। अगर मैं बात करूं इस पेन को देखते हुए मैं बोल दूं कि भाई इसमें किस प्रकार के परमाणु उपस्थित है, क्या तुम बता सकते हो? नहीं, बाहर से देख के तो बता ही नहीं सकते, बिल्कुल संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि सर ये एक आंतरिक गुण है, ये हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। अच्छा, जिस प्रकार का ये भाई जिस प्रकार के परमाणुओं से ये मिलकर बना है, देखो परमाणु बताया था ना मैंने, जिनसे मिलकर कोई द्रव्य बनता है। ठीक है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर अगर हम बात करें एक द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, तो परमाणु सबसे छोटी इकाई में से एक है। तो किस प्रकार के परमाणु उपस्थित है ये अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम बता पाओगे? नहीं, ये सब आंतरिक गुण होते हैं। तो इस चैप्टर में हम आंतरिक गुणों के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो बढ़िया से हम डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान से समझो। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो हम आज के इस लेक्चर का बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है? आज का लेक्चर बेस्ड है कि रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। किसका? रासायनिक गुणों के आधार पर हम किसका वर्गीकरण करने वाले हैं? द्रव्य का वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, भौतिक गुण क्या थे? जैसे कि हमने भाई पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन किया था, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में डिस्कशन किया था। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी डिस्कशन किया था। यहां पर रासायनिक गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करने वाले, वो कैसे, वो हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सर अगर मैं बात करूं द्रव्य की, किसकी बात करें? द्रव्य की। जो द्रव्य है ना, जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब सर मैटर, कोई भी पदार्थ। ठीक है, तो द्रव्य को मैं दो तरीके से देखता हूं। पहला कौन सा? पहला है सर भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, भौतिक वर्गीकरण में हमने 3 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत करके रखा है। पहला क्या है? पहला है ठोस। दूसरा क्या है? दूसरा है द्रव। और तीसरा क्या है? तीसरा जो है वो है गैस। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन किया पिछले चैप्टर में। बहुत हमने मस्ती करी इसी के ऊपर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इसका दोनों ही अनिश्चित होता है। इन सभी के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? रासायनिक वर्गीकरण की। बहुत ही प्यारा सा एक क्लासिफिकेशन है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ध्यान से सुनो। क्या होता है कि अगर मैं बात करूं रासायनिक वर्गीकरण में हम पदार्थ को 2 कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो होता है वो है शुद्ध, है ना, शुद्ध पदार्थ। द्रव्य क्या होता है भाई? द्रव्य कोई पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरी कैटेगरी होती है मेरे प्यारे बच्चों अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ, या फिर तुम इसको बोल सकते हो जिसे हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। अब ये मिश्रण क्या होता है, कौन सी बला है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ध्यान से समझो, खुद सोचो। शुद्ध पदार्थ के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं। पहला जो होता है वो होता है तत्व। क्या होता है? तत्व, याद रखना। और दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। ठीक है सर, क्या क्या बातें चल रही, नई नई टर्म्स आ रही है, हम तो घबरा रहे हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही प्यारी सी टर्म है, बिल्कुल हलवा चीज है। ठीक है, बिल्कुल हलवा चीज है, इसमें डरने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं तत्व की। किसकी बात करते हैं? तत्व की। सर तत्व क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट।
ठीक है, हाँ एलिमेंट। और यौगिक को क्या बोलते हैं? यौगिक को बोलते हैं अपन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। बहुत अच्छे। और मिश्रण को अपन बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब ध्यान से सुनो, तत्व के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? देखो ध्यान से, तुमने लोहे के बारे में सुना है? हाँ सर सुना तो है ना। वही ये घर वगैरह बनता है तो लोहे की रॉड वगैरह आती हैं, या फिर कई सारे औजारों में हमने लोहे का नाम सुना है। ब्लेड वगैरह की बात कर ले, उसमें भी अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील, या फिर हम ज़्यादातर देखते हैं है ना लोहे की पटरियाँ होती है। कई सारे लोहे की वस्तुओं के बारे में डिस्कशन किया है, चाकू हुआ, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब बेसिकली अगर मैं तुमसे बोलूँ है ना, बेसिकली बोलूँ लोहे में क्या क्या होता है, तो तुम तुरंत बोलोगे सर लोहे में लोहा होता है और क्या होता है। ठीक है, लोहे में क्या होता है? लोहा होता है। चलो भाई तुम यही बात करने लगे, और कुछ होता है क्या? नहीं होता सर। मतलब लोहे में सिर्फ लोहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ठीक है ऑक्सीजन की, अच्छा ऑक्सीजन क्या होता है? सर ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं श्वसन में, है ना, सांस वगैरह लेने में हमारे बहुत यूजफुल है। कोरोना में तो बड़ी भारी कमी हो गई थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अच्छा ऑक्सीजन में क्या क्या होता है? सर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होता है, और क्या होगा? मतलब ध्यान से सुनो, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये जितने भी नाम ले रहा हूं ना, ये सभी तत्व है। सभी क्या है? तत्व हैं। और इनकी खासियत यह है कि इनमें सिर्फ यही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, पहली चीज। और तत्व वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब भी बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी। परमाणु उपस्थित होते हैं, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं है ना, होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं ऑक्सीजन तत्व की। किसकी बात करूं? ऑक्सीजन तत्व की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हमने ले लिया ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन तत्व। ठीक है, हाँ इसको मिटा देते हैं। ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ऑक्सीजन तत्व है तो इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका मतलब यह है केवल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं, केवल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब समझ पा रहे हो? जैसे आयरन है, लोहा है, इसके बारे में अपन बहुत डिस्कशन करेंगे। परमाणुओं के ऊपर तो 2 चैप्टर है ना, परमाणु और अणु के ऊपर तो 2 चैप्टर है, इनके बारे में अपन बहुत डिस्कशन करेंगे। अभी तो यही समझो कि द्रव्य की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में से एक, मतलब यूनिट है, वो है परमाणु, है ना। और जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो उसको अपन बोलते हैं क्या? तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। ठीक है, हाँ भाई बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे यौगिक की। सर यौगिक क्या होते हैं? यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। यौगिक भी एक ही प्रकार के परमाणु से, मतलब अगर बात करें एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है ना, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना है। तो मतलब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना। यौगिक की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तुम लोगों को, यौगिक की अगर मैं तुम्हें क्या बताऊं, डेफिनेशन बताऊं, तो ध्यान से सुनो। यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु, अधिक प्रकार के, है ना, टाइप लिखो, बहुत बढ़िया, अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। ध्यान से सुनो। अच्छा सर ये तो समझ गए, बिल्कुल बहुत अच्छे। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब यहां पर क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। यहां पर क्या है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। अब मैं मिश्रण की तुम्हें डेफिनेशन सुनाता हूं। मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? फिर हम इन दोनों में बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन बनेगा, वो अपन डिस्कशन करेंगे उसका। मिश्रण में क्या होता है ना, 2 पदार्थों को है ना, का 2 पदार्थों के, हाँ, के संयोग से बनता है, के संयोग से बनता है। ठीक है सर, 2 पदार्थों के संयोग से बनता है। अब सर यहां पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? सर आपने बोला 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बना वो कहलाएगा यौगिक,
ठीक है। अच्छा, परमाणु भी तो पदार्थ है, मतलब मिश्रण, और मिश्रण क्या हो रहा है, दो पदार्थ के संयोग से बनता है, मतलब ये दोनों तो सेम होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, ये चीज पूछना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है कि हर परमाणु का एक, अगर हम बात करें परमाणु भार क्रमांक होता है, परमाणु भार क्रमांक होता है, मतलब एटॉमिक मास नंबर होता है, सभी का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर हम बात करें हम जब तत्वों की बात करते हैं 118 तत्व है, कितने तत्व है, 118 तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ये सभी तत्व हैं ना, इनके बारे में अपन बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तत्वों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट अगर तुमसे पूछूं कि भाई इन सभी तत्व हैं, ये तत्व किस एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने, वैसे ही तुम यहां पर देखोगे यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहां पर मैं बोल रहा हूं दो या दो से पदार्थ, दो पदार्थों के संयोग से मिलकर बनता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर मैं यौगिक का एक एग्जाम्पल बताऊं तुम्हें, यौगिक का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, H2O, क्या है, H2O, जल, क्या है, जल। अब यहां पर तुम देखोगे हर परमाणु का एक परमाणु भार होता है, क्या होता है, हर परमाणु का एक परमाणु भार होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन ध्यान से समझो, हर परमाणु का परमाणु भार होता है, और जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, कितना होता है, 16, है ना। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहां पर एक लाइन कंडीशन जरूर मेंशन होनी चाहिए कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं जिनमें, है ना, ये लाइन बिल्कुल हाईलाइट करके लिखना, जिनमें भारानुसार एक निश्चित अनुपात होता है, भारानुसार एक निश्चित अनुपात होता है। मतलब का, इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, है ना, एक प्रकार का परमाणु है, ऑक्सीजन अलग प्रकार का परमाणु, दूसरे प्रकार का परमाणु है, अगर इन दोनों ने जल बनाया तो इन दोनों के बीच में एक फिक्स्ड रेशियो होगा बाय मास, मतलब भारानुसार एक निश्चित अनुपात होगा। फॉर एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, एक हाइड्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन कितने यहां पर 2, एक हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1, 2 का 2, तो भाई अपन ने बोल दिया 2, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, होता है 16, है ना, अकेला ही है तो 2:16, 2:16 को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1:8। तो दुनिया का कोई भी जल ले आओ, दुनिया का कोई भी जल ले आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:8, 1:8। ये डेफिनेशन हो गई किसकी, यौगिक की, किसकी हो गई, यौगिक की। बट मिश्रण की, अब देखो सुनो, तुम क्या, तुम्हारे पास मान लो ये पानी है, क्या है, ये पानी है ना, बढ़िया सा पानी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, क्या डाल दो, नमक डाल दो, सर नमक डाल दिया, हिलाया, ठीक है ना, थोड़ा सा नमक डाला और क्या करा है, हिलाया, तो हिलाने के बाद क्या हुआ भाई, सर नमक घुल गया। अच्छा, इसको क्या बोलोगे थे सब, सर ये पानी है, इसमें नमक डाला है तो नमक का पानी। अच्छा, थोड़ा और नमक डाल दो, अब बताओ क्या, सर नमक का पानी, थोड़ा और नमक डाल दो, सर कैसी बात करने लगे, नमक का पानी, इसमें कौन सी नई बात हो गई, ठीक है थोड़ा पानी पी लेता हूं, इसमें कौन सी नई बात हो गई, सर आपने नमक डालते गए तो भी वो नमक का पानी कहलाए। अच्छा एक बात बताओ, ये H2O जल होता है ना, H2O जल होता है, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, H2O2, ऐसा लिख सकता हूं क्या, H2O जल का सूत्र है, H2O2 लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकते सर, क्यों, सर जल का सूत्र H2O होता है, H2O2 क्यों लिखोगे आप। बट एक बात बताओ, जब मैं जल में नमक डाल रहा था तो अपन कितना ही डाल दे रहे थे, तो कहला रहा था नमक का पानी। यहां पर इन दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। ये H2O2 जो है ना, ये कोई नई चीज बन गई, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो तुम है ना, कभी कभी तुमने सुना होगा, है ना, कान वगैरह साफ करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर जो है वो यही डालता है। अब ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 का 2 आ गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 है तो 32, तो यहां पर आ जाता है 2:32, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1:16। तो ये जल नहीं है, ये कुछ और है। मैंने जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाया, ऑक्सीजन का अगर बात करें परमाणु की संख्या बढ़ाई, तो कोई नई चीज बन गई, मतलब ये जल नहीं है, ये कुछ और है। वैसे ही सुनो, अशुद्ध पदार्थ में ऐसा नहीं होता, मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण में अगर 2 पदार्थ है तो उनको किसी भी क्वांटिटी में मिक्स कर दो,
है ना, इतना नमक लिया इतना पानी लिया, दोनों को मिक्स कर लिया तो नमक का पानी, इतना नमक लिया इतना सारा पानी लिया तो भी मिक्स किया तो क्या है, नमक का पानी। मतलब इनके मध्य कोई भारानुसार निश्चित अनुपात नहीं होता। तो इनके मध्य क्या लेकर संयोग से बनता है, जिनमें, अब ये लाइट है ना, हाईलाइट करके लिखना, जिनमें कोई भारानुसार, में कोई भारानुसार भारानुसार निश्चित निश्चित अनुपात अनुपात नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए, बड़ी ही प्यारी चीजें हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुआ करते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊं जैसे कि है ना, इनका भी अलग वर्गीकरण है। तत्व के बारे में अपन पढ़ेंगे तो तत्व को भी है ना 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी, धातु है ना, उपधातु और अधातु। ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, है ना। यौगिक के बारे में हमने पढ़ा, अशुद्ध पदार्थ भी, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। बट आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है भौतिक वर्गीकरण और क्या होता है रासायनिक वर्गीकरण। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन 1 बाय 1 तत्व की। किसकी बात करते हैं, तत्व की, जिसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। सो लोहे की छड़ों पर हथौड़ा चलाने पर आपको सभी लोहे के कण मिल जाएंगे, अतः तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है। ध्यान से सुनो, लोहे के ऊपर तुम हथौड़ा चलाओगे, लोहे में क्या मिलेगा, लोहे मिलेगा, और कुछ थोड़ी मिलेगा। ठीक है, और कुछ मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोहा क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है। ठीक है, हाँ, इसलिए ये शुद्ध होता है। अब इसको अपन ने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करके रखा। पहला क्या है, धातु। क्या है, धातु। ठीक है, हाँ। दूसरा क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। और तीसरी जो होती है वो होती है उपधातु। ठीक है, इनके बारे में 6th 7th 8th में बहुत पढ़ा है हमने, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। ठीक है, धातु क्या होती है, ध्यान से सुनो। हाँ, पहले तत्व की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तत्व वह पदार्थ होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों से बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, आयरन जो बोलते हो तो, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे अपन डिस्कशन करेंगे। इन तत्वों के हेल्प से अपन किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखेंगे। अक्सर क्या होता है कि अपन जब है ना 6th 7th 8th में तुमने पढ़ा होगा या 9th में जब भी आओगे तो तुम्हें क्या बोलता है कि बढ़िया से है ना, मतलब ऐसा देखा जाता है कि बढ़िया से कोई आया तुम्हारे सामने और आके बोलते हैं कि भाई चलो एक काम करो, है ना, ये 50 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, इस 50 फॉर्मूला को याद कर लो। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, अपना ज्ञान सीमित हो गया। अपन 50 फॉर्मूले रट के पहुंच गए एग्जाम में, 2-4 भूल गए, 4-5 नंबर कट गए और फिर रोते रोते घर आ गए। तो इस तरीके की चीजें नहीं होगी। मैं तुम लोगों के साथ जैसे ही है ना ये सारे कंसेप्ट जैसे ही तुम्हारे क्लियर होंगे, है ना, जिस तरीके तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, फिर उसके बाद है ना 9th क्लास का सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले को हम लिखे कैसे। लोग रटते हैं, अपन लिखना सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी बड़ी सिंपल सी चीज है कि अभी अपन इसको है ना बस समझते चलो कि चीजें हो क्या रही है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो धातुएं क्या होती है भाई, धातुएं क्या होती है, तो धातुएं तुमने देखा होगा क्या होती है भाई, ठोस होती है। और धातुएं चमकदार होती है। क्या होती है, लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मतलब चमकदार, शाइनी सरफेस होती है इनकी। ठीक है, सोनोरस होती है। ठीक है, ये पटकने पर क्या होती है भाई, ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं क्या होती है, डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब यह है कि, या फिर तुम बोल सकते हो तन्ने, इनके है ना पतले वायर, अगर बात करें बहुत पतले वायर्स तुम बना सकते हो। ठीक है, बट अधातुओं के तुम नहीं बना सकते। अधातुओं को जैसे ही तुम ठोकोगे पीटोगे वो क्या हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जैसे कोयले का एक टुकड़ा है ना, कोल है, कार्बन कोल, अब कोयला लेकर आया, उसको तुमने जैसे एक हथौड़ा मारा बिल्कुल चूर चूर हो गया, है ना। तो उस तरीके की चीजें हो जाएगी। धातुएं लचीली होती हैं, मैलिएबल होती है, ठोक पीट के तुम पतली चादर बना सकते हो उससे, लोहे की चादर तुमने सुना होगा। फिर धातुएं गर्मी, या फिर इसके बाद अच्छी सी टर्म लिखो, इसकी जगह लिखो तुम ऊष्मा। क्या लिखोगे, ऊष्मा। ठीक है, तो धातुएं ऊष्मा और बिजली, है ना, या विद्युत की अच्छे संवाहक होते हैं। समझ रहे हो ना, क्या होते हैं, अच्छे संवाहक होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये है कि भाई देखा होगा तुमने, जैसे कि सबसे अच्छी जो विद्युत की चालक है वो क्या है, चांदी। क्या है, चांदी है। और तुम देखोगे हमारे घर में जो वायर्स आते हैं वो भी किसके बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किससे सप्लाई होती है, धातु से बनी होती है। ठीक है, तो धातुएं एक भाई गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। धातुएं कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। उदाहरण के लिए क्या है, लोहा,
तांबा, एल्यूमिनियम। मजबूत और उच्च तन्यता ताकत होती है ना, जैसे लोहा का उपयोग अपन पुलों के निर्माण में किया जाता है, रेलवे लाइन, वाहन में और चेन में किया जाता है। इन सभी के बारे में अपन ने डिस्कशन किया। धातुएं आमतौर पर कमरे के ताप पर ठोस होती है, ठीक है, ऑब्वियसली है ना। लोहे को तुम देखोगे कमरे का ताप कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादातर तुम देखोगे धातुएं जो होती है वो क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है। धातुएं उच्च घनत्व वाली होती है, मतलब तुम एक हाथ में तुम क्या ले लो, लोहे का टुकड़ा ले लो। किसका टुकड़ा ले लो, लोहे का टुकड़ा ले लो। और दूसरे हाथ में तुम ले लो किसका, अगर हम बात करें एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। बताओ भाई किसका घनत्व ज्यादा होगा, कौन ज्यादा भारी लगेगा। सर इसका एक छोटा सा टुकड़ा इतना भारी है कि मेरा हाथ नीचे चला गया, पर लोहे का अगर हम बात करें लकड़ी के टुकड़े को मैं वैसे ही रखा हूं। तो तुम देखोगे कि छोटे से आयतन में किसमें सबसे ज्यादा मास उपस्थित है, किसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान उपस्थित है, वो है हमारा लोहे का टुकड़ा। किसका, लोहे का टुकड़ा। इसलिए इनका अगर हम बात करें घनत्व जो है वो उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है, जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अधातुओं की। तो अधातुएं जो होती है नॉन लस्ट्रस होती है, मतलब वह चमकदार नहीं होती, इनकी सरफेस जो होती है वह चमकदार नहीं होती, ठीक है। हाँ, अपवाद है इसका कि आयोडीन जो है, आयोडीन में क्या होती है, चमक होती है। क्या होती है, चमक। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिस जो कैसी होती है, चमकदार होती है। अधातुएं ध्वनि रहित होती है, मतलब इनमें से भाई तुम ठोकोगे पीटोगे कोई ज्यादा आवाज नहीं आएगी। बट लोहे को तुमने देख लो भाई, लोहे को तुम जैसे ठोकोगे पीटोगे आवाज आएगी, है ना। उसको प्रॉपर्टी को अपन ने बोला था सोनोरस। अधातुओं के तुम लंबे वायर नहीं बना सकते, मतलब अधातुएं गैर तन्य होती है। क्या होती है, गैर तन्य होती है। अधातुएं गैर लचीली होती है, मतलब भाई इनकी अगर तुम बात करें, इनको ठोक पीट कर तुम क्या नहीं बना सकते, इनको ठोक पीट कर तुम नहीं बना सकते। क्या, अगर हम बात करें एक पतली चादर, ऐसा नहीं हो सकता। कोयले की तुमने चादर बनाते हुए देखा है क्या, नहीं देखा सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो अधातुएं अगर हम बात करें गैर लचीली होती है। अधातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती है, बिल्कुल ऑब्वियसली, है ना। वो ताप और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती है ना। अधातुएं सामान्यतः क्या होती है, मुलायम होती है, हार्ड नहीं होती भाई, ठीक है। क्या होती है, मुलायम होती है। अधातुएं कम तन्यता शक्ति वाली होती है, भाई इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, तो तन्य शक्ति होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तुम नहीं बना सकते लंबे वायर्स इनसे, ठीक है। हाँ, अधातुएं कमरे के तापमान पर, अधातुएं क्या क्या हो सकती है, ठोस हो सकती है, तरल हो सकती है या गैस हो सकती है, ठीक है। ठोस हो सकती है, तरल हो सकती है, गैस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ठोस के लिए तुम देख लोगे सल्फर, क्या है, सल्फर। सल्फर क्या है, सल्फर का टुकड़ा है, तो हमारे पास क्या है, ठोस है। फास्फोरस का टुकड़ा क्या है, ठोस है, यह धातु है। बट वही बात करें किसकी, अगर हम बात करें गैस की, तो जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन है, ये क्या है भाई, गैसीय अवस्था में कमरे के ताप पर। तो ये तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होती है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अधातुएं निम्न गलनांक एवं क्वथनांक वाली होती है भाई, ना। इनका अगर हम बात करें, निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है, मतलब गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, और जबकि धातुओं का क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अधातुएं जो होती है वो कम घनत्व वाली होती है। क्या होती है, कम घनत्व वाली होती है, निम्न घनत्व वाली होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो तुम्हें डिस्कशन पता मतलब आना चाहिए, ठीक है। तो अधातुओं के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं उपधातु की। किसकी बात करते हैं, उपधातु की। तो भाई जो अगर हम बात करें उपधातु में धातुओं और अधातुओं के समान गुण होते हैं, मतलब धातु जैसे भी रहेंगे और अगर हम बात करें उपधातु के जैसे भी रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आर्सेनिक हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है भाई, इनका अगर हम बात करें, ये जो है ये उपधातु है। उपधातु का मतलब ये इनमें धातु अधातु के दोनों के गुण होंगे, धातु अधातु के दोनों के गुण होंगे, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है अर्धचालक में। किसमें, अर्धचालक, इसको अपन लिख लेते हैं। किसमें किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स में उपयोग किया जाता है, जिनको अपन बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। हाँ, सेमीकंडक्टर्स में इनका उपयोग किया जाता है, जिनको अपन बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। मैं लिख देता हूं अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक में उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब इनकी कंडक्टिविटी में मीडियम होती है। अगर हम बात करें, जैसे धातुओं से तो कम होती है, लेकिन अच्छी खासी कंडक्टिविटी होती है, इनकी चालकता अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो इनमें दोनों के गुण होते हैं भाई। एक तरीके से भंगुर सी प्रकृति का दिख रहा है, तुम टूट जाएगा। किस प्रकृति का दिख रहा है, भंगुर सी प्रकृति का दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक अगर हम बात करें जो तो पॉइंट था जो तुम लोगों को डिस्कशन करने में आना चाहिए, जिनमें दोनों के गुण होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ करा जाता है, इनका उपयोग किया जाता है किसमें, है ना, ट्रांजिस्टर्स में। किसमें, ट्रांजिस्टर में,
ट्रांजिस्टर वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक की। किसकी बात करते हैं? यौगिक की। सो दो या दो से अधिक तत्वों के योग से एक भारानुसार निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे जल, नमक, चीनी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक है। और उदाहरण के लिए जैसे हमने बात करा है ना, उदाहरण अपन देख रहे हैं अच्छे से, तो देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास है जल। क्या है? जल। अब जल में तुम देखोगे, जल का सूत्र क्या होता है? वो होता है H2O। अब H2O में तुम देखोगे, मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार है कितना? अगर हम बात करें 16। कितना है? 16। अपन लिख देते हैं यहाँ पर कितना है? 16। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो अपन ने लिख दिया 2, है ना। 1 का 1 तो 2 का 2। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है 16। जैसे ही अनुपात निकाला वो आ गया 1:8। क्या आ गया? 1:8। चलो अब मैं तुमसे बोल दूं भाई, जैसे मेरे पास है मान लो H2O2, तो क्या ये जल है? नहीं, ये कुछ और है। अब वो क्या है? वो है, देखो हाइड्रोजन का होता है 2, मतलब 1 का 1 तो 2 का 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब 2 है तो 32, तो ये हो गया 2:32। अनुपात आ जाएगा 1:16। मतलब ये कुछ और है, ये जल नहीं है। जल का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। कुएं का जल ले आओ, तालाब का जल ले आओ, नदी का जल ले आओ, बॉटल का जल ले आओ, कहाँ का पानी ले आओ, दुनिया का कोई सा पानी ले आओ, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मध्य जो अनुसार अनुपात होगा वो 1:8 होगा। क्या होगा? 1:8। और वही बात करें अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड की, वही हम बात करें किसकी? हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो वो जो अनुपात तुम्हारे सामने आएगा वो क्या होगा? 1:16। क्या होगा? 1:16, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो तुम देखो अपन ने जैसे ही ना इनका कंपोजिशन चेंज किया, जैसे ही हमने इनका कंपोजिशन चेंज किया, और वैसे ही अगर हम बात करें कुछ नया पदार्थ हमें देखने को मिल गया, नया यौगिक देखने को मिल गया। ठीक है, सभी यौगिकों में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का तुम देख रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? अगर हम बात करें CO2 है। क्या है? CO2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास CO2 है। अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर कार्बन का जो होता है, कार्बन का होता है कितना? 12। तो अगर तुम्हें इनमें अनुपात निकालोगे तो क्या जाएगा? देखो कार्बन का होता है 12, तो कार्बन 1 है तो 12 आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। देखो 16 दूनी 32। ये सभी अपने को रटना नहीं है, मैं इन फ्यूचर है ना आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में कवर करेंगे। अभी सिर्फ एक अपन एक आइडिया ले रहा है कि असल में यौगिक होते क्या है, वो फील कर रहा है। कार्बन का कितना होता है? 12 और ये 32। ठीक है, तो इनके बीच में अनुपात आ जाएगा 3:8 का। तो दुनिया की कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ, दुनिया की कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ, उनके बीच मध्य अनुपात होगा, वो होगा 3:8। क्या होगा? 3:8। अच्छा, क्या CO अच्छा मैं तुम लोगों से पूछ लूं, है ना, अब तुम लोगों से पूछ लूं, बताओ क्या CO जो है ना, कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। CO क्या है? बताओ क्या है? CO क्या है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है? देखो कार्बन का अनुपात कितना होता है? ये होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है कितना भाई? 16। तो 12:16, बताओ, है ना, 12:16। तो इनके बीच में जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:4 का। और 3:4 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। तो इसीलिए है ना CO को अपन बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। हर यौगिक के बीच में, हर यौगिक के बीच में जो परमाणु उपस्थित है उनके मध्य हमेशा एक भारानुसार निश्चित अनुपात होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर ये कॉम्पोजिशन चेंज हुआ तो वो यौगिक वो वाला यौगिक नहीं रहेगा जो तुम सोच रहे हो, कुछ नया बन जाएगा। जैसे कि हम सोच रहे थे H2O2 जल होता होगा, पर ऐसा नहीं होता बच्चे, वो क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हम सोच रहे थे CO जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नहीं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? 3:8। तो इस तरीके से अपन ने निकाला था, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, हाँ। अब अपन यौगिक के बारे में अपन ने अच्छा खासा डिस्कशन किया। ठीक है, हमने यौगिक के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया। अब अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, अपने यौगिक के बारे में क्या करा? अच्छा खासा डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे किसके? मिश्रण के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? मिश्रण के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो अब मैं बात करूं अगर मिश्रण की, है ना, मिश्रण के बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में करेंगे डिस्कशन? मिश्रण के बारे में। तो देखो मिश्रण क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो मिश्रण की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, है ना, मिश्रण की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, है ना, जिसको अपन बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं अपन? मिक्सचर।
तो मिक्सचर जो है ना, अगर हम बात करें दो या दो से अधिक पदार्थों हाँ के संयोग से बने, हाँ से के संयोग से बने पदार्थ जिनमें कोई भारानुसार निश्चित अनुपात नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं होता है, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मतलब सर, मतलब बड़ा ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। मेरे पास क्या है? मेरे पास है नमक और थोड़ा पानी, नमक और थोड़ा पानी। अब मैं नमक की कितनी भी क्वांटिटी ले लूँ, पानी की कितनी भी क्वांटिटी ले लूँ, है ना, ये दोनों आपस में मिलकर अगर बात करें कितनी क्वांटिटी ले लूँ, ये कहलाएगा नमक का पानी। और इनके बीच में भारानुसार कोई निश्चित अनुपात नहीं है, भारानुसार कोई निश्चित अनुपात नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, मतलब भाई मैं थोड़ा सा नमक डाला, ठीक है, क्या कहलाएगा? नमक का पानी। फिर थोड़ा नमक डाला, क्या कहलाएगा? नमक का पानी। फिर पानी में थोड़ा नमक डाला, क्या कहलाएगा? नमक का पानी। मतलब कोई भारानुसार निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं मिश्रण। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए बढ़िया सा लिख लो, नमक का पानी। क्या लिखोगे? नमक का पानी। बढ़िया सा ही। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो तुम, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हो मिक्सचर के, तो तुम ना जाने, है ना। कई बोलेंगे मिट्टी का पानी, एक बोलेगा नमक का पानी, ठीक है। क्या बोलेगा? एक मिट्टी का पानी और एक कहेगा नमक का पानी। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस भी होना चाहिए क्या? दोनों तो मिश्रण है, दोनों तो मिश्रण है। अच्छा, एक बात सोचो, मेरे पास क्या है? नमक का पानी। मैंने जैसे ही नमक डाला, है ना, वो मतलब जैसे ही नमक डाला, नमक जो है वो एक समान रूप से वितरित हो गया। मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल इस मिश्रण को अगर हम देखें, तो जब मिश्रण है, मिश्रण को मैं दो कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूँ। मिश्रण जो है उसको मैं, मिश्रण मतलब मिक्सचर, और मिक्सचर को मैं, है ना, दो कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूँ, दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता हूँ। पहला जो है वो है हमारा क्या? पहला जो है वो है होमोजेनियस मिक्सचर, या फिर जिसको बोलते हो समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं अपन? समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और दूसरा जो है वो है हमारा विषमांगी मिश्रण। क्या है? विषमांगी मिश्रण, जिसको अपन, वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में डिफरेंस क्या है वो अपन बात करते हैं। तो समांगी मिश्रण में एक समान वितरण होता है, या बोल सकते हो कणों का एक समान वितरण होता है। एक समान मतलब यूनिफॉर्म, एक समान वितरण होता है। जैसे अगर हम बात करें, बड़ा ही सिंपल सा है ना, एक समान वितरण का मतलब क्या है कि मान लो एग्जाम्पल मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल नमक का पानी। क्या है? नमक का पानी, ठीक है। नमक के पानी में तुम क्या देखोगे? नमक के पानी में ये है कि जैसे ही मैंने, मान लो मेरे पास ये हमारे पास एक ग्लास है, हमारे पास क्या है? एक ग्लास है। अब इस ग्लास के अंदर तुमने क्या डाला? इसके अंदर तुमने डाला थोड़ा, भाई ये पानी है, ये पानी है। अब इस पानी के अंदर तुमने डाल दिया थोड़ा नमक। क्या डाल दिया? नमक, ठीक है। और इसके अंदर क्या था? इसमें था जल। जैसे ही तुमने नमक डाला, मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे ही तुमने, इसमें जल था, जैसे ही तुमने नमक डाला तो नमक क्या हो गया? इसमें घुल गया। नमक क्या हो गया? घुल गया। अब बढ़िया से, है ना, 2 चम्मच उठाओ, ठीक है, एक चम्मच यहां से निकालो, एक चम्मच यहां से निकालो। अरे इसको चेक करके देखो, इसको चेक करके देखो, बताओ क्या होगा? सर इसका टेस्ट और इसका टेस्ट सेम था, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खारा खारा लगेगा भाई, स्वाद बिगड़ गया हमारा, है ना, नमक का पानी पिला दिया सर। तो भाई क्या था? मतलब डिफरेंस क्या निकला?
मतलब सर मैं एक चीज में ये बोल सकता हूं कि जैसे ही मैंने इसमें नमक डाला तो ये एक समान रूप से हर जगह वितरित हो गया, मतलब नमक के कण जो थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक समान वितरित हो गए। समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब यह है कि ये एक समांगी मिश्रण है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? ये एक समांगी मिश्रण है और एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के अगर हम बात करें, जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से जो अगर हम बात करें बनता है, उसे अपन बोलते हैं समांगी विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को अपन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, सॉरी। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, चलो, मतलब नमक का पानी क्या विलयन है? हाँ विलयन है। अब विलयन के बारे में अपन बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, है ना, आगे की स्लाइड में। बट अभी अपन बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। अच्छा, अब तुमने क्या लिया? तुमने ली मिट्टी। क्या ली? मिट्टी। ठीक है, सॉइल थी अपने पास और रखा था एक बकेट में पानी। तुमने सॉइल को उठाया और मिट्टी को डाल दिया किसके अंदर? मतलब सॉइल जो है, मिट्टी है, उसको डायरेक्ट तुमने बकेट के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। बताओ क्या होगा? सर मिट्टी जैसे ही डाले पानी मटवेला सा हो जाएगा, है ना, और मिट्टी वाला पानी बन जाएगा। अब तुम इधर से एक चम्मच निकालो, एक चम्मच अंदर से नीचे से निकालो, बताओ क्या दिखेगा तुम्हें? क्या चीज़ होगी? सर ऊपर के में अगर हम बात करें, ऊपर से जो चम्मच ली उसमें मैं देखूंगा कि भाई जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो कम है और नीचे वाले में सर ज़्यादा है ना। अब दोनों को टेस्ट करके देखोगे क्या? नहीं दिख रहा है साफ, है ना। टेस्ट वेस्ट मत करना, नहीं तो तुम मेरे नाम पे रो। तो ऐसा क्यों सर? मतलब अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल सकता हूँ कि सर मिट्टी के जो कण हैं वो एक समान रूप से वितरित नहीं हुआ, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे अगर बात करें, ऐसे केस में ये याद रखना हमेशा, ऐसे केस में हम मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, जहां कणों का एक समान वितरण नहीं होता। कणों का एक समान वितरण नहीं होता, एक समान वितरण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास आ जाए कभी, क्या आ जाए, कभी आ जाए तुम्हारे पास मिट्टी का पानी, है ना, बढ़िया ही प्यारा सा है ना, मिट्टी का पानी, मिट्टी एवं पानी, है ना, या मृदा एवं पानी, ऐसा लिख लो, मिट्टी एवं पानी लिख लो। का मिश्रण, ठीक है, मिट्टी एवं पानी का मिश्रण लिख लो। तो ये सारी चीज़ अपन तुम लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट था जो तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं समांगी मिश्रण में, जिसको अपन बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। तो विलयन क्या होता है भाई, है ना, विलयन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है? मतलब जैसे कि तुम्हारे पास नमक है और पानी है, तो दोनों को मिक्स कर दिया, एक समान वितरित हो गया, मतलब दो पदार्थ को मिक्स किया, एक समान वितरित हो गया, मतलब वो हो गया समांगी मिश्रण। और दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित है, मतलब वो ये दोनों कंडीशन हो गई, मतलब वो क्या है? विलयन है। तो समांगी मिश्रण को बेसिकली विलयन कहते हैं, जो हमारा है सॉल्यूशन। ठीक है, नई टर्म दी। अब विलयन का एक चीज़ और समझो, इसके अंदर दो चीज़ होती है। एक होता है विलायक, विलयन के अंदर, है ना, विलयन के अंदर दो चीज होती है ना, एक होता है क्या? विलय। एक क्या होता है? विलय होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, विलयन को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, विलय जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट। विलय को अपन बोलते हैं सॉल्यूट, और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ,
एक होता है विलय और दूसरा क्या होता है विलायक। विलय जो होता है वो सोल्यूट होता है और विलायक जो होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट होता है। क्या होता है सॉल्वेंट होता है। अच्छा ध्यान से सुनो, अब जो विलय है ना, विलय जो होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है कम मात्रा में उपस्थित होता है। ये बात हमेशा याद रखना, कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो किस में उपस्थित होता है कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय। और जबकि विलायक जो है वो क्या होता है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है ना। विलय कौन होता है कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। बट एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन हमेशा याद रखना, एक कंडीशन याद रखना। कई लोग है ना मतलब ये चीज है ना बहुत हल्के में ले लेते हैं। उनने कहा भाई विलय तो है वो कम मात्रा में, विलायक जो है वो अधिक मात्रा में। ये है ना मतलब बहुत लोगों ने रट लिया ऐसा। बट एक चीज हमेशा याद रखना, इसके साथ एक और कंडीशन है जो फॉलो होना चाहिए। इसके साथ एक और कंडीशन है जो फॉलो होना चाहिए, वो ये है कि विलयन और विलायक की एक बात हमेशा याद रखना, विलयन एवं विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा समान होती है। हमेशा समान होती है। समझ रहे हो होती है मतलब विलायक और विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा समान होती है। ये कंडीशन हमेशा फॉलो होना चाहिए। जैसे कि मान लो है ना मेरे पास 100 ग्राम पानी है। कितना ग्राम पानी है 100 ग्राम पानी है। अब इस 100 ग्राम पानी में मैंने 5 ग्राम नमक डाल दिया, तो बताओ ये क्या कहलाएगा नमक का पानी। मतलब बनने वाला विलयन जो है ना, जैसे कि अपन एक बढ़िया सी स्लाइड से समझते हैं है ना। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 5 ग्राम नमक, मेरे पास क्या है 100 ग्राम पानी। ठीक है, दोनों को मिक्स किया, क्या बना, ये बना नमक का पानी। नमक का पानी ठीक है। अब नमक का पानी बना, ये अपन ने लिख दिया नमक का पानी, नमक का पानी, खारा खारा पानी। अब इस नमक के पानी को दोनों को मिक्स करके अब मैं तुमसे पूछूंगा विलय कौन है, तो तुम तुरंत बोलोगे भाई, तुरंत हाथ उठाओगे साहब ये रहा विलय और ये रहा विलायक। ऐसा क्यों? अच्छा नमक क्या है सर, ठोस है। नमक क्या है, ठोस है। और नमक का पानी क्या है, 100 ग्राम पानी जो है, पानी क्या है सर, द्रव है। और ये बनने वाला ये चीज भी है, ये क्या है, द्रव है। नमक का पानी क्या है, द्रव है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर पहली कंडीशन कि विलायक जो है वो अधिक मात्रा में है और विलय जो है वो कम मात्रा में। ये सारी चीज दिख गई। और इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। बड़ी सिंपल सी चीज थी, बड़ी ही सिंपल सी चीज थी। अब यहां पर बच्चे अगर मैं तुमसे बोल दूं कि साहब 105 ग्राम तुम्हारे पास है नमक और तुम्हारे पास 100 ग्राम है पानी, अब तुम क्या कहोगे? सर अगर मैं वो चीज सोच लूं, सर ये ज्यादा अमाउंट में, अच्छा ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, अगर मैं बोल दूं ये नमक का पानी बना रहा है और जो कि एक होमोजेनस मिक्सचर है, जो एक समांगी मिश्रण है, नमक का पानी, ठीक है, नमक का पानी बना रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना क्या है, नमक का पानी बना रहा है, ये रखा अपन। अब तुम बोलोगे कि सर ये अधिक मात्रा में तो ये विलायक है क्या? चलो अपन ने मान लिया इसको, मान लो विलायक है, 105 ग्राम है। बताओ ये कौन सी अवस्था में है? सर ये होता है ठोस, पर नमक का पानी तो द्रव है ना। अगर मैं इसको विलायक मान लूंगा, अगर मैं इसको विलायक मान लूंगा तो खुद सोचो इन दोनों की भौतिक अवस्था सेम है क्या? नहीं। मतलब ये भाई विलयन नहीं कहलाएगा। विलयन तभी कहलाएगा, तभी मतलब तभी कंडीशन होगी। विलायक और विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है, विलयन एवं विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा क्या होती है, समान होती है।
ये बनने वाला द्रव है, विलयन अगर द्रव है तो विलायक भी द्रव होगा, मतलब पानी यहां पर भी विलायक ही होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि भाई अमाउंट देखकर कूद मत जाना और सोच मत लेना कि भाई ये विलायक हो गया क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में, नहीं। विलायक और विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा क्या होती है, अगर बात करें हमेशा जो है वो अगर बात करें समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, हाँ। तो ये कंसेप्ट जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए, तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा अपन और डिस्कशन इसके बारे में करते हैं। ठीक है, हाँ। तो भाई हमने देखा, क्या देखा था? हमने देखा था भाई, सबसे पहले हमने थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्या? द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, इनके बारे में अपन और डिस्कशन करेंगे अच्छे से, है ना। आज तो हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था? तत्व के बारे में डिस्कशन किया था। किसके बारे में किया था? तत्व के बारे में डिस्कशन किया था। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? तत्व जो होते हैं, है ना। सबसे बड़ी अपन देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण देखा। द्रव्य के वर्गीकरण में हमने तत्व के बारे में डिस्कशन किया। तो तत्व क्या होते थे? ये होते थे धातु, उपधातु और फिर कौन थे? अधातु। ठीक है, अधातु के बारे में डिस्कशन किया था। तत्व क्या होते थे? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते थे। क्या होते थे? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते थे। मिलकर बने होते थे। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और तत्व के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ये तीन होते हैं। धातु अधातु में अंतर देखा था। होमवर्क है कि इन दोनों में जो अंतर है, ठीक है, धातु अधातु में जो अंतर है वो तुम लोग मुझे अगर बात करें तुम अपनी कॉपी में नोट करोगे। ठीक है, अगले वाले में अपन और डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने यौगिक देखा। यौगिक में क्या था भाई? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित थे, जिनमें क्या था भाई? भारानुसार एक निश्चित अनुपात था। फिर हमने भाई मिश्रण के बारे में डिस्कशन किया कि भाई इसमें भी दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ उपस्थित थे, जिनके ऊपर भारानुसार कोई निश्चित अनुपात नहीं था, है ना। भारानुसार कोई निश्चित अनुपात नहीं था। फिर उसके हम आगे बढ़े, मिश्रण के भी हमने दो टाइप देखे। एक देखा हमने क्या? एक देखा हमने समांगी मिश्रण। क्या देखा? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या था कि भाई एक समान वितरण हो रहा था, जिसे हमने विलयन कहा। जिसे फॉर एग्जांपल मैंने नमक लिया और पानी लिया, दोनों को मिक्स किया, नमक के पार्टिकल्स एक समान रूप से वितरित हो गए, तो मैंने उसको बोला समांगी मिश्रण। वही बात करें हम विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण में क्या था? विषमांगी मिश्रण में ये था कि भाई जहाँ पर एक समान वितरण नहीं हो रहा था, एक समान वितरण नहीं हो रहा था, उसको हमने क्या कहा? विषमांगी मिश्रण कहा। ठीक है, फिर समांगी मिश्रण को हमने बोला विलयन। विलयन में क्या थे? दो घटक थे। पहला क्या था? पहला था विलय और दूसरा जो था वो क्या था? विलायक। ठीक है, हाँ, मतलब समांगी मिश्रण में हमने विलयन कहा था ना। विलयन को क्या कहते थे? विलयन की डेफिनेशन क्या थी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। और अगर हम बात करें उसके दो घटक थे, पहला था विलय और दूसरा था विलायक। विलय जो होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, हाँ। और फिर एक चीज और हमने इसमें देखी थी, वो क्या देखी थी कि भाई विलायक और विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। फिर अब बात करें अगर मैं होमवर्क की, है ना, होमवर्क की बात करूं, ठीक है, तो मैं एक शीट शेयर करूंगा। ठीक है, उसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस जो हैं वो तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। कोई डाउट्स आते हैं तो वो शेयर कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डाउट्स अगर आ रहे हैं तो ठीक है, हाँ। बट मैं तुमसे यही कहूँगा कि बस, है ना, ये लेक्चर्स को, है ना, मतलब एक बार अगर देख लिया, है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो रही, फिर उसको अपन दूसरी बार देखो तो और क्लैरिटी तुम्हें आएगी। ठीक है, कई मतलब जैसे हम धातुओं के बारे में पढ़ रहे थे या परमाणुओं के बारे में, तो परमाणुओं का तुम्हें आइडिया है ना, अगले 2 चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे की रूपरेखा ये रहेगी कि, है ना, आगे की रूपरेखा में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई मिश्रण में जो विलयन है ना, विलयन में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे सांद्रता के बारे में। ठीक है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो भी हम उसमें हम देखेंगे कि भाई जो विलयन है उसमें कितना विलय उपस्थित है। ठीक है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। बट अभी, है ना, अभी तुम लोगों के लिए होमवर्क है, और फिर इसी के साथ, है ना, इसी के साथ, है ना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल मेहनत करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलो। ठीक है, और फिर बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।